नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के 8:30 बजने का इशारा किया, हम अपने वादे के अनुसार हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। हम आपके साथ बहुत सारी खबरों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और फ्रांसिस्को कैब्राल की जोड़ी मोसेलो ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंची। किरण जॉर्ज ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को जेद्दाह में होगी। और हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज केरल, ओडिशा, पुदुचेरी और हरियाणा ने अपने अपने मुकाबले बड़े अंतर से जीते। तो खबरों की विस्तार से बात और शुरुआत टेनिस से। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्राल की जोड़ी मोसेलो ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ऋत्विक और कैब्राल की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वैजलिन को हराया। एक रिपोर्ट सुनते हैं। फ्रांस के मेड्स में ऋत्विक और कैब्राल की जोड़ी ने कमाल का तारतम्य दिखाया और शीर्ष वरीयता प्राप्त गोंजालेस तथा रोजर वॉसलिन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। टूर्नामेंट में शुरुआत से ही बेजोड़ खेल का प्रदर्शन कर रही भारत और पुर्तगाल की जोड़ी ने अंतिम 8 के मुकाबले में भी वही लय बरकरार रखी। विरोधी जोड़ी के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले सेट में दोनों जोड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इसी का नतीजा था कि अधिकतर समय ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि कौन सी जोड़ी बढ़त हासिल करेगी। हालांकि अपने बेहतरीन बैकहैंड और लाजवाब फोरहैंड के जरिए ऋत्विक और कैब्राल हावी रहे और पहला सेट दबावपूर्ण पलों को झेलते हुए 7-6 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में शुरुआत से ही ये जोड़ी हावी रही और ब्रेक के साथ बढ़त हासिल की। एक समय स्कोर 4-2 था, लेकिन अनुभवी गोंजालेस और रोजर वॉसलिन ने वापसी के लिए पूरी जान झोंक दी। मुकाबला 4-4 पर पहुंच गया। यहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से गलती हुई और फिर युवा ऋत्विक और कैब्राल ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया। इस सेट को इन दोनों ने 6-4 से जीतकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत से भारत और पुर्तगाल की जोड़ी ने इतना मनोबल जरूर अर्जित कर लिया होगा कि अब सेमीफाइनल में किसी भी जोड़ी से टक्कर हो, वहां इन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा, ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली जो नाम आज से पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा है, लेकिन इस जीत ने, और वो भी टॉप सीड के अगेंस्ट इस क्वार्टर फाइनल जीत ने इनको सुर्खियों में ला दिया है। बिल्कुल, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि नए खिलाड़ियों की बहुत सख्त ज़रूरत है भारतीय टेनिस में। जितने पुराने खिलाड़ी हैं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि उस लेवल पे हमको नहीं मिल पा रहे हैं। अभी 22-23 के हैं। अब मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 या 1.5 साल हुआ है इनको प्रोफेशनल हुए। इससे पहले ये एमेचर ही खेल रहे थे। तो शुरुआत है, और शुरुआत में ही आप अगर प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पहला अगर ये जीतते हैं तो पहला नहीं भी होगा। इससे पहले इसी साल ये एक टाइटल ऑलरेडी एटीपी टूर पे जीत चुके हैं, जो भारतीय टेनिस के लिहाज से अगर देखें तो वाकई बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पे तो परफॉर्मेंस होती रहती है, पर टाइटल कहीं पे भी जीतना, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, चैलेंजर्स तक में भी टाइटल जीतना बहुत आसान नहीं हो पाता है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। तो अगर वो अपना दूसरा मुकाबला इस सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं तो ये वाकई बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा 22-23 साल के हैं, तो भारतीय टेनिस के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये देखना बहुत जरूरी है कि इसको भारतीय टेनिस आगे किस तरह से इसको इस्तेमाल करती है, इनके टैलेंट को। बिल्कुल, और अगर आज के मुकाबले की बात करें तो गोंजालेज और वसलीन के खिलाफ इनका जो मुकाबला रहा, अनुभव की इनके पास कमी जरूर थी। सामने टॉप सीड जोड़ी थी, लेकिन इन्होंने पूरा अपना संतुलन बनाए रखा। पूरे बैकहैंड हो या फोरहैंड हो, सब पे कमाल का नियंत्रण इन्होंने दिखाई दिया। और पहला जो गेम है उसको उन्होंने 7-6 से जीता, फिर उसके बाद 6-4 की जीत हासिल की। 2 बार ब्रेक भी हुए, लेकिन उनसे मनोबल नहीं टूटा, अपने धैर्य को बनाए रखा। बिल्कुल, और यहाँ इससे आपको ये समझ आता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। अगेन, अगर हम ये कहें कि अब इसके बाद अचानक से हम ये उम्मीद करने लगे कि हमारा अगले साल या अगले 2 साल में ग्रैंड स्लैम चैंपियन हमें मिल जाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा होगा। पर जब आप बिना अनुभव के भी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के सामने खेलते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, अपना संयम बनाए रखते हैं, जब आप पिछड़ रहे हो तब भी आप नर्वस नहीं होते या आपका गेम नहीं खराब होता, वो आपका मनोबल दिखाता है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ जरूर दिखाता है उस चीज से। जी, और अगर हम डबल्स में बात करें टेनिस में, तो हमारे लिए एक लंबी परंपरा रही है
और उसी परंपरा के एक खिलाड़ी के तौर पर इनको देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल। और अच्छी बात यह भी है कि ये डबल्स खेल रहे हैं, वरना ज्यादातर हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो शुरुआत सिंगल्स से करते हैं और एक लेवल तक पहुंचने के बाद जब उन्हें लगता है कि सिंगल्स में नहीं हो पा रहा है आगे बहुत ज्यादा, फिर वो डबल्स की तरफ आते हैं। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं, शायद ही कोई इक्का दुक्का खिलाड़ी होगा जिसने डबल्स को ही अपना टारगेट बनाया है। इसीलिए अगर हम देखें तो पेस और भूपति के बाद हालांकि काफी जोड़ियां आई हैं, लेकिन उस लेवल तक कभी कोई नहीं, उस ऊंचाई को कोई नहीं छू पाया है। तो अगर इनका शुरू से फोकस डबल्स पे है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। इससे ये समझ आता है कि वो दो नावों में पैर रख के चलने का नहीं सोच रहे हैं। उनका बहुत क्लियर है कि उनको किस तरफ जाना है। और उधर रियाद में सत्र के अंतिम टूर्नामेंट WTA फाइनल्स में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने इगा स्वियातेक पर 6-3, 6-4 की जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस हार से 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्वियातेक इस हफ्ते रैंकिंग में दूसरे स्थान से ऊपर नहीं जा सकेंगी। आर्याना सबलेंका पहली बार साल का अंत शीर्ष स्थान से करेंगी। यह गॉफ की 2023 सिंसिनाटी ओपन के बाद स्वियातेक पर पहली जीत है। दोनों के बीच करियर में 13 भिड़ंत में यह गॉफ की दूसरी जीत भी है। और टेनिस के बाद चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां भारत के किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले दौर में उन्होंने वियतनाम के कुआन लिन कुओ को हराया। इस्कॉन सिटी में खेले गए कांटे के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में किरण ने BWAF सुपर 300 टूर्नामेंट के पहले दौर में वियतनाम के खिलाड़ी के खिलाफ 57 मिनट में 15-21, 21-12, 21-15 से जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय और दुनिया के 44वें नंबर के खिलाड़ी किरण दूसरे दौर में चीनी ताइपे की तीसरी वरीयता प्राप्त ची यू जेन से भिड़ेंगे। किरण ने मुकाबले की धीमी शुरुआत की, जिसका फायदा उठाकर किन कुओ ने 11-4 की बढ़त बनाई और फिर आसानी से पहला गेम जीत लिया। किरण ने 0-1 से पिछड़ने के बाद दूसरे गेम की शुरुआत लगातार 6 अंक के साथ और फिर दूसरा गेम जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर किया। भारतीय खिलाड़ी ने तीसरे और निर्णायक गेम में भी जीत की लय बरकरार रखते हुए 1 घंटे से कम समय में मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत से किरण जॉर्ज का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा होगा। उम्मीद है कि कल अंतिम 16 के मुकाबले में भी वे अपनी इसी लय को बरकरार रख पाएंगे और चीनी ताइपे के ची यू जेन को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि चीनी ताइपे के खिलाड़ी का पलड़ा थोड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन किरण ने अगर आज की तरह ही कल भी ऑल आउट खेल का प्रदर्शन किया तो जीत हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में हमारी जो परंपरा है वो लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हाल के दिनों में बहुत लगातार जो प्रदर्शन की बात है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ कुछ युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और अपने प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। ये मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर पिछले 1-1.5 साल का हम देखें तो कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचना या टाइटल जीतना जो है वो बहुत कम हो गया है भारतीय खिलाड़ियों का। एक ये भी है कि कुछ जो एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी थे जैसे साइना हैं या सिंधु हैं, वो साइना तो खैर अब काफी समय से खेल नहीं रही हैं, सिंधु का उस तरह से प्रदर्शन नहीं रहा है। पुरुषों में भी देखें तो चाहे वो श्रीकांत हो, प्रणॉय की इंजरी है, वो फिटनेस पूरा नहीं है, लक्ष्य सेन का लगातार सेमीफाइनल फाइनल्स में जाके उनका अटक जाते हैं वो। तो टाइटल जीतना मुझे लगता है बहुत जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए। जो पिछले कई सालों से एक प्रथा बनी हुई थी कि अगर भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं किसी टूर्नामेंट में, तो चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, आप ये मान के चलते थे कि कम से कम सेमीफाइनल तक वो पहुंचेंगे और एक जीत की उम्मीद हमेशा बनी रहती थी, जो पिछले करीब 6-8 महीने में या साल भर में बहुत कम हुई है, क्योंकि टाइटल्स नहीं आए हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हर मैच जो एक भारतीय खिलाड़ी जीतता है वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। खास करके अगर हम ये देखें कि इस वक्त टॉप 100 में खास करके पुरुषों में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 या 8 भारतीय हैं, लेकिन वो टॉप 10 में कोई भी नहीं है। तो वो फर्क आपको बता रहा है कि आप में वो क्षमता है वहां तक पहुंचने की, लेकिन किन्हीं कारणों से आप नहीं जा पा रहे हैं। तो वो टॉप 10 में जाने के लिए हर मैच जीतना जरूरी है, हर टूर्नामेंट जीतना जरूरी है। बहुत लंबा रास्ता है, पर मुझे उम्मीद है कि किरण जॉर्ज जरूर उस आगे तक पहुंचेंगे। और अब बात क्रिकेट की। सऊदी अरब के जद्दा में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को होगी। यह आयोजन
अब्देल जोहर एरिना में होगा। यह लगातार दूसरा ऐसा वर्ष होगा जब आईपीएल की नीलामी विदेश में होगी। 2024 में इसकी मेजबानी दुबई ने की थी। एक रिपोर्ट सुनते हैं मुकेश से। आईपीएल 2025 की नीलामी के लिए जिन 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उस सूची में बेन स्टोक्स का नाम शामिल नहीं है। फ्रेंचाइजी से इनपुट मिलने के बाद आईपीएल इस लंबी सूची के खिलाड़ियों की छंटनी करेगा। इस लिस्ट में वे सभी प्रमुख भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा है। इस लिस्ट में आर अश्विन और युजवेंद्र चहल भी हैं, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया था। मोहम्मद शमी ने पिछले साल नवंबर में 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से चोटों के कारण कोई क्रिकेट नहीं खेला है। उन्हें भी गुजरात टाइटंस ने रिटेन नहीं किया है। इसके बाद 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पर उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। 2 करोड़ के अधिकतम बेस प्राइस के साथ अन्य भारतीय खिलाड़ियों में खलील अहमद, दीपक चाहर, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, ईशान किशन, मुकेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन, देवदत्त पडिक्कल, कृणाल पांड्या, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव शामिल हैं। तो ये थी मुकेश की रिपोर्ट आईपीएल की नीलामी पे। और दुबई में आज आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई। नई रैंकिंग में ऋषभ पंत को फायदा हुआ, जबकि यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5 पायदान के सुधार के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। पंत ने मुंबई टेस्ट के दौरान 2 अर्धशतकीय पारियां खेली। अब पंत जुलाई 2022 में रैंकिंग में हासिल किए गए अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान से महज 1 कदम पीछे हैं। शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में शामिल अन्य भारतीय बल्लेबाजों में बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी मौजूद हैं, जो 1 पायदान नीचे 4थे स्थान पर खिसक गए हैं। न्यूजीलैंड ने मुंबई में 25 रन की करीबी जीत से श्रृंखला में व्हाइट वॉश किया, जिससे शीर्ष 10 टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पंत और दौरा करने वाली टीम के डेरिल मिचेल को फायदा हुआ। मिचेल 8 पायदान की छलांग से 7वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने मुंबई टेस्ट में भारत के खिलाफ पहली पारी में 82 रन की पारी खेली, जिससे वह टीम के साथी केन विलियमसन के साथ शामिल हो गए, जो न्यूजीलैंड के शीर्ष 10 में मौजूद एकमात्र खिलाड़ी थे। शुभमन गिल ने मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 90 रन की पारी खेली, जिससे वह 4 पायदान के साथ 16वें स्थान पर पहुंचे, जबकि न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द सीरीज विल यंग 29 पायदान की उछाल से 44वें स्थान पर काबिज होने में सफल रहे। रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट लेने से टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 2 पायदान के फायदे से 6ठे स्थान पर पहुंचे, जिससे वह रविचंद्रन अश्विन से 1 स्थान पीछे हैं। कागिसो रबाडा शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस से आगे दूसरे स्थान पर हैं। वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट गेंदबाजों में 7 पायदान के लाभ से 46वें स्थान पर पहुंच गए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर। मेलबर्न में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। इस मैच में बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति की नजरें केएल राहुल की बल्लेबाजी और मौजूदा फॉर्म पर लगी होगी। उधर रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप डी मुकाबले में आज दिल्ली के खिलाफ मेजबान चंडीगढ़ ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 63 रन बना लिए थे। इससे पहले दिल्ली की टीम पहली पारी में 276 रन बनाकर आउट हो गई। उधर पटना में ग्रुप सी में मध्य प्रदेश ने बिहार के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 381 रन बना लिए थे। रांची में मेजबान झारखंड ने पहले दिन 7 विकेट पर 247 रन बनाए। मुंबई में मेजबान टीम ने ओडिशा के खिलाफ मुकाबले में पहले दिन 3 विकेट पर 385 रन बनाए। हॉकी की बात। चेन्नई में 14वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आज तीसरे दिन केरल, ओडिशा, पुडुचेरी और हरियाणा ने अपने अपने मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की। पूल एफ में केरल ने जम्मू कश्मीर को 4-0 से हराया। पूल ई में ओडिशा ने राजस्थान को 11-1 की बड़ी शिकस्त दी। पूल ई के ही एक अन्य मैच में पुदुचेरी ने अरुणाचल को 7-0 से हराया। पूल बी में हरियाणा ने हिमाचल पर 12-1 की जीत हासिल की। और चलते चलते ये बता दें कि गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस समय इंडियन सुपर लीग आईएसएल में एफसी गोवा का मुकाबला पंजाब फुटबॉल क्लब के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो उत्तरा स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल फिर होगी मुलाकात ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।